Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss Consumer Protection Act 2019. इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की डेफिनेशन और उसके फीचर्स देख लिए थे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो आया तो वो किन किन लिमिटेशंस को ओवरकम करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के, और क्यों इसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूरी था वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें पहले हम स्टार्ट करेंगे लिमिटेशंस ऑफ सीपीए मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे फर्स्ट लिमिटेशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का कि यहाँ पर नो प्रोविजन फॉर द अथॉरिटी टू टेक सू मोटो एक्शन अगेंस्ट एनी पर्सन गिल्टी फॉर अ वायलेशन अंडर द एक्ट और एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अंडरमाइनिंग द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो अब यहाँ पे जो कोर्ट था, जो भी कंज्यूमर फोरम था, वो यहाँ पर सू मोटो एक्शन नहीं ले सकता था किसी भी रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट। तो अब यहाँ पे एनी पर्सन गिल्टी फॉर वायलेशन, तो अब यहाँ पे अगर कोई ट्रेडर जो है जो भी कुछ सेल कर रहा है प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी कंज्यूमर को, तो अगर वो पर्सन जो है अगर ऐसा कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करता है या फिर किसी कंज्यूमर के राइट को वायलेट करता है, तो उस केस में यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो कंज्यूमर फोरम्स थे वो यहाँ पर सू मोटो एक्शन नहीं ले सकते थे। मतलब वो अपने आप ही बिना कंज्यूमर की कंप्लेंट किए वो खुद ही उसमें इंटरप्ट नहीं कर सकते थे किसी भी एक मैटर में जिसमें यहाँ पर कंज्यूमर जो है उसके राइट्स का वायलेशन हो रहा है और कोई ट्रेडर जो है वो कुछ रॉन्ग कर रहा है किसी भी कंज्यूमर के साथ, या फिर वो खुद एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पे कोई वायलेट कर रहा है कंज्यूमर के राइट को। तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो अपने आप ही उस डिस्प्यूट में नहीं पड़ सकता, वहाँ पर सू मोटो एक्शन नहीं ले सकता था कोर्ट। तो इसीलिए ये एक लिमिटेशन था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है अ टाइम कंज्यूमिंग सिंगल पॉइंट एक्सेस टू जस्टिस। तो अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था फीचर्स में कि अब टाइम कंजम्पशन को बचाने के लिए ही, मतलब जो कंज्यूमर की ग्रीवेंसेस हैं उनके क्विकर और सिंपलर रिड्रेसल के लिए ही यहाँ पर ये जो एक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, इनैक्ट किया गया था। लेकिन अब इससे क्या हो रहा था कि क्योंकि एक सिंगल पॉइंट एक्सेस था जस्टिस के लिए कि अगर किसी कंज्यूमर के राइट्स वायलेट हुए हैं तो उस केस में यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट एक्सेस था कि यहाँ पर कंज्यूमर जो है अगर उसका जो डिस्प्यूट है वो कुछ रेंज ऑफ अमाउंट में लायक करता है तो उसको एक पर्टिकुलर कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। लेट्स से नेशनल कोर्ट हो सकता है, स्टेट कमीशन हो सकती है या फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो सकती है। तो इसीलिए वहाँ पर उसको एक सिंगल पॉइंट एक्सेस मिल रहा था जस्टिस के लिए, जो कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। नेक्स्ट है यहाँ पे वॉजंट इन सिंक विद द न्यू मार्केट डायनामिक्स। तो अब यहाँ पे ये जो एक्ट है ये 1986 का था, तो ये पुराना हो गया था और इसमें जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे थे वो अप टू डेट नहीं थे, वो सिंक नहीं हो पा रहे थे न्यू मार्केट ट्रेंड से या फिर डायनामिक्स से। तो ये भी इसका लिमिटेशन था। और यहाँ पर एंड नो प्रोविजन अगेंस्ट डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट, और अगर कोई डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट होती है, मतलब कोई खराब अगर कोई एडवर्टीजमेंट होती है तो उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर कोई प्रोविज़न नहीं था। डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट यहाँ पर कोई भी राइट जो है उससे एम्पावर नहीं किया गया था यहाँ पर कमीशन को। तो इसीलिए ये इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था कि ये जो मार्केट डायनामिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रहा था और यहाँ पर डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट भी यहाँ पर कोई प्रोविज़न नहीं था। नेक्स्ट है यहाँ पे डिडंट कवर प्रोविजंस रिलेटेड टू ई कॉमर्स एंड रिटेलर प्लेटफॉर्म्स अंडर इट्स एम्बिट। तो अब यहाँ पे ये कवर नहीं कर रहा था, ये जो CPA 1986 है वो यहाँ पर ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रोविजंस को कवर नहीं कर रहा था। तो अब ये जो ई कॉमर्स है इसी से मैक्सिमम पीपल जो हैं वो परचेज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो CPA 1986 था इसमें ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं हुए थे। यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा था कि अगर लेट्स से कोई कंज्यूमर ई कॉमर्स के थ्रू कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो उस केस में अगर उसको कोई वहाँ पर ग्रीवेंस है तो उसकी रिड्रेसल के लिए यहाँ पर CPA 1986 में कोई प्रोविज़न नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पर इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी।
नेक्स्ट है यहाँ पर, इट स्टेट्स दैट कंज्यूमर फोरम शेल नॉट एडमिट अ कंप्लेंट if it has been filed after 2 years from the date on which cause of action has arisen। तो अब इस केस में जो कंज्यूमर फोरम्स थे वो बाउंड थे कि वो अगर कोई भी कंप्लेंट ऐसी है, अगर वो 2 साल के बाद मेक कर रहा है कोई भी कंज्यूमर, तो वो उसको एडमिट नहीं कर सकते, मतलब उसको वो एड्रेस नहीं करेंगे। तो अब अगर ऐसा होता है कि अगर कोई एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है कोई ट्रेडर और उससे किसी कंज्यूमर के राइट का वायलेशन होता है, तो जिस डेट को ऐसा हो रहा है उस डेट से अगर 2 साल बाद तक भी यहाँ पर वो कंज्यूमर जो है अगर वो कंप्लेंट फाइल नहीं करता है, अगर वो 2 साल के अंदर अंदर कंप्लेंट फाइल नहीं करता है और 2 साल के बाद वो ऐसा बोलता है कि अब 2 साल पहले ऐसा हुआ था कि कोई राइट वायलेट हुआ था उसका और वो अब उस पर कंपनसेशन चाहता है या उसकी रेड्रेसल चाहता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर जो कंज्यूमर फोरम है वो सिर्फ उन्हीं केसेस को लेगी जो कॉज ऑफ एक्शन के 2 साल के अंदर अंदर फाइल हो जाती हैं कंप्लेंट्स, तो ये सिर्फ उन्हीं को एड्रेस करेगी। तो ये भी एक लिमिटेशन थी यहाँ पर कंज्यूमर फोरम्स के लिए कि वो बाउंड थे कि वो 2 साल के अंदर अंदर ही जो कंप्लेंट्स फाइल हो रही हैं उन्हीं को एड्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पे इसका जो मेन लिमिटेशन था वो यही था कि एक तो इसमें ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई प्रोविज़न था ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पीपल जो हैं वो ई कॉमर्स का यूज़ करके ही परचेज़ कर रहे हैं कंज्यूमर, तो अगर वहाँ पर उनको कोई ग्रीवेंस होता है तो वो कैसे रिजॉल्व करेंगे उसको, तो इसीलिए इस पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। और इसके ऐसे ही सारे लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर 2019 में इस एक्ट को अमेंड किया गया और ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 था इसने रिप्लेस कर दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। तो अब ये जो CPA 2019 है ये कैसे डिफरेंट था, क्या फीचर्स थे इसके और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट थी ओवर CPA 1986। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट एडजुडिकेशन प्रोसेस, तो अब यहाँ पे ये जो CPA 2019 है इसमें ईज़ कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया कंज्यूमर डिस्प्यूट एडजुडिकेशन को, कि जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उनको जल्दी रिजॉल्व कर पाएँ, सिंपली रिजॉल्व कर पाएँ, ज़्यादा कोई लंबा प्रोसेस नहीं हो, उसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ना हो, तो इसीलिए उसको सिंप्लीफाई कर दिया कि अब यहाँ पे एडजुडिकेशन जो है जो प्रोसेस है वो यहाँ पर उसको सिंप्लीफाई कर दिया ताकि यहाँ पर कंज्यूमर के डिस्प्यूट जो हैं वो इजीली रिजॉल्व हो जाएं। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन आर एम्पावर्ड टू रिव्यू देयर ओन ऑर्डर एंड कमीशन कैन इन्फोर्स देयर ऑर्डर्स। तो अब यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो क्या कर सकती हैं, वो एम्पावर कर दिया है उनको कि वो अपने डिसीजंस जो होंगे वो उनको रिव्यू कर सकती है। कि मान लेते हैं पहले स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कोई जजमेंट दे दी थी किसी केस के ऊपर, और फिर क्या होता है कि अब यहाँ पर इस एक्ट में ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशन अगर जो डिसीजन पहले दे चुकी हैं, जो ऑर्डर पहले दे चुकी हैं, वो उनको अब रिव्यू कर सकती हैं, अपने ही ऑर्डर को वो रिव्यू कर पाएंगी कि अगर उन्होंने पहले कुछ और बोला था तो अब उनको उस पर रिव्यू करना है उस ऑर्डर को कि उस ऑर्डर की वजह से अगर कुछ गलतियां हैं उस ऑर्डर में या कोई भी लिमिटेशन अगर उस ऑर्डर में है तो वो उसको रिव्यू कर सकते हैं। एंड कमीशंस कैन इन्फोर्स देयर ऑर्डर्स, और कमीशंस को ये भी एम्पावर किया गया है कि वो इन्फोर्स कर सकती हैं अपने ऑर्डर्स को। इन्फोर्सेबिलिटी भी दी गई है यहाँ पर कमीशंस को CPA 2019 में। नेक्स्ट है यहाँ पे ईज़ ऑफ अप्रोचिंग कंज्यूमर कमीशन थ्रू ई फाइलिंग एंड हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो अब यहाँ पे ईज़ हो गया अप्रोचिंग टू कंज्यूमर कमीशंस कि अब जो भी कंज्यूमर है अगर उसको कोई कंप्लेंट फाइल करना है तो वो इजीली ऐसा कर पाएगा, क्योंकि अब ये ऑनलाइन हो गया है, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट्स को, जिससे वो चाहे अपने घर पर हों चाहे किसी साइबर कैफ़े से करवा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ईज़ हो गया अप्रोच करना कंज्यूमर कमीशंस को। और यहाँ पर जो हियरिंग्स हैं उसके लिए भी यहाँ पर जो भी कंज्यूमर है उसको कोर्ट तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहाँ पर जो हियरिंग है वो उनके केस की हो सकती है। तो इसीलिए अब इसको अप टू डेट कर दिया, सिंक कर दिया न्यू मार्केट ट्रेंड्स के साथ, जो कि यहाँ पर लिमिटेशन था CPA 1986 में। तो ये इसीलिए इम्प्रूवमेंट है ओवर CPA 1986। तो यहाँ पर जो
ईज़ है अप्रोचिंग टू कंज्यूमर कमीशंस वो कर दिया गया, जहाँ पर ई फाइलिंग हो सकती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हियरिंग हो सकती है। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म। तो अब यहाँ पे जो सिंगल पॉइंट एक्सेस था, जो हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग सिंगल पॉइंट एक्सेस टू जस्टिस है, तो इस लिमिटेशन को भी ओवरकम किया। कैसे? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म लाकर। अब ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म क्या था? यहाँ पर मीडिएशन सेल्स बनाए गए, जहाँ पर दोनों ही पार्टीज़ जो कि ट्रेडर और कंज्यूमर है, उनको बिठाकर उनसे ही बात की जाती है, उन्हीं में मीडिएशन की कोशिश करती है यहाँ पर मीडिएशन सेल। और ये जो है ये ऑल्टरनेट बन जाता है डिस्प्यूट रेड्रेसल के लिए, कि अगर किसी कंज्यूमर को कोई ग्रीवेंस है तो उसका जो ग्रीवेंस है वो मीडिएशन सेल्स जो हैं वो भी कर सकती हैं कि हम जो सेटलमेंट है उसको करवा दें दोनों ही पार्टीज़ के बीच में, तो ऐसा मीडिएशन सेल्स कर पाती हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं, कंज्यूमर कमीशंस हैं, उन पर कम लोड पड़ता है और यहाँ पर लोड शेयरिंग हो जाती है मीडिएशन सेल से। तो अब यहाँ पे है क्रिएशन ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो अब यहाँ पे एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को भी क्रिएट किया गया, CCPA को। द पर्पज़ ऑफ सेटिंग अप ऑफ दिस अथॉरिटी इज़ टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो अब ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इसको क्यों बनाया गया, इसको क्यों सेटअप किया गया? ताकि यहाँ पर हम प्रमोट कर पाएँ, प्रोटेक्ट कर पाएँ और एनफोर्स कर पाएँ कंज्यूमर्स के राइट्स को। एंड विल बी असिस्टेड बाय अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसमें एक डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा, जो कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेगा, उसमें देखेगा कि वहाँ पर क्या मैटर है, क्या डिस्प्यूट है, किस लिए वो डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी बनाई गई यहाँ पर 2019 वाले अमेंडमेंट में। तो इसीलिए यहाँ पर जो CCPA है उसको असिस्ट करेगा एक डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अब यहाँ पे इट इज़ एम्पावर्ड टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर ये जो सेल है, ये जो अथॉरिटी है CCPA है, वो क्या कर सकती है, वो एम्पावर्ड है टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट कर सकती है। ऑर्डर टू रिकॉल ऑफ अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज, और वो ये भी ऑर्डर कर सकती है, उसको एम्पावर किया गया है कि वो यहाँ पर ऑर्डर करेगी टू रिकॉल अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर अनसेफ हैं किसी भी कंज्यूमर के लिए, वो गुड्स भी हो सकती हैं और सर्विसेज भी हो सकती हैं, तो अगर ऐसी गुड्स और सर्विसेज अगर अनसेफ हैं किसी भी कंज्यूमर के लिए, तो उसको भी रिकॉल करने का ऑर्डर जो है वो CCPA दे सकता है एक पर्टिकुलर ट्रेडर को जो इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रहा है कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑर्डर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। तो अब यहाँ पे ये जो CCPA है ये भी ऑर्डर कर सकता है कि वो जो भी ट्रेडर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है मार्केट में ऐसी, तो वो उसको डिसकंटिन्यू कर दे। तो ऐसे जो ऑर्डर हैं डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए, तो ये भी यहाँ पर CCPA दे सकता है किसी भी एक ट्रेडर को जो कोई भी ऐसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। और कौन सा ऑर्डर दे सकता है यहाँ पर, किसी भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट, जो कि हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर ये जो CPA 1986 था वो क्या कर रहा था, यहाँ पर नो प्रोविज़न अगेंस्ट डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट था, लेकिन इसी को इम्प्रूव किया गया। तो यहाँ पर अब ये जो CCPA है जो कि CPA 2019 के अंदर है, तो यहाँ पर वो ऐसा ऑर्डर भी दे सकता है कि यहाँ पर आप जो भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है उसको डिसकंटिन्यू कर दो। नेक्स्ट है यहाँ पे एबल टू फाइल सू मोटो केसेस ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लास ऑफ कंज्यूमर्स इनिशिएटिंग क्लास एक्शन सूट। तो अब यहाँ पे ये जो हमने देखा था कि यहाँ पर CPA 1986 में एक लिमिटेशन थी, फर्स्ट लिमिटेशन में ही हमने देखा था कि यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो सू मोटो एक्शन नहीं ले सकती अगेंस्ट एनी पर्सन गिल्टी ऑफ अ वायलेशन। तो अगर कोई भी एक रॉन्ग डूअर है तो यहाँ पर जो कमीशंस थी, अथॉरिटी थी, वो सू मोटो एक्शन नहीं ले सकती थी उस एक पर्टिकुलर रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पर CPA 2019 में सू मोटो ले सकता है कोर्ट, यहाँ पर एबल टू फाइल सू मोटो केसेस
जिसमें किसी भी एक कंज्यूमर ने कंप्लेंट फाइल नहीं करी है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट जो है वो वॉलंटरीली उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ये सू मोटो केसेस हैं, जिनमें CPA 2019 जो है वो प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर जो कोर्ट है वो फाइल कर सकता है सू मोटो केसेस ऑन बिहाफ ऑफ क्लास ऑफ कंज्यूमर्स। किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंज्यूमर्स के बिहाफ पर यहाँ पर वो सू मोटो फाइल कर सकता है कोर्ट। और यहाँ पर ऐसा करने से क्या होगा, इनिशिएटिंग क्लास एक्शन सूट, इससे क्लास एक्शन सूट कर पाएगा कोर्ट यहाँ पर। अब ये क्लास एक्शन सूट का मतलब होता है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स जो हैं उनके बिहाफ पर यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो केस फाइल अगर करता है तो इसको हम कहते हैं क्लास एक्शन सूट। तो इसीलिए ये जो क्लास एक्शन सूट है ये कोर्ट भी कर सकता है यहाँ पर सू मोटो एक्शन लेकर। तो अब ये जो सारी लिमिटेशन थी CPA 1986 की, उसको ओवरकम करता है यहाँ पर CPA 2019। इसीलिए इसको लाना इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए इसको सिंक करना इम्पॉर्टेंट था न्यू मार्केट ट्रेंड से या फिर डायनामिक्स से, ताकि यहाँ पर जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं और उससे कंज्यूमर्स को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनके ग्रीवेंसेस भी रिड्रेस हो पाएँ। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि क्यों यहाँ पर ये एक्ट जो है वो चेंज हुआ, क्यों यहाँ पर CPA 1986 से CPA 2019 बन गया। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टर्म्स जो हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।